नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दूरदर्शन मध्य प्रदेश और स्वागत है आपका कार्यक्रम आयुष में। मैं हूं डॉक्टर तपस्या। दर्शकों, हम सभी जानते हैं कि बदलती दिनचर्या के कारण कई सारी परेशानियां आती हैं और जिसके कारण हम ये समझते हैं कि इसका इलाज कैसे किया जाए। लेकिन आज का जो विषय बहुत ख़ास है। जब मैं बदलती दिनचर्या की बात करती हूँ तो एसिडिटी यानी कि गैस, ये समस्या बहुत आम देखने को मिलती है। उम्र का कोई फासला नहीं होता है। अगर मैं बात करूं, बच्चे को भी एसिडिटी है, बुज़ुर्ग को भी है। और अगर मैं वर्ग की बात करती हूं तो पुरुष वर्ग भी परेशान है और महिला वर्ग भी। और आज का जो विषय है वो इसी पे ही चर्चा करेंगे हम। आज हम लोग बातचीत करेंगे एसिडिटी का होम्योपैथ से इलाज। और इस विषय पे विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सुनील पाणिकर। सर, आपका स्वागत है कार्यक्रम आयुष में। सर, जैसे कि आज का विषय हमने जो चयन किया है, जिस पे हम लोग एसिडिटी पे बातचीत करने वाले हैं, हम खुद देखते हैं कि हमारे घर में भी, अड़ोस पड़ोस में भी आए दिन लोग यही कंप्लेन करते हैं कि उनको एसिडिटी की समस्या है। इस पे हम ज़रूर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले हम होम्योपैथ चिकित्सा क्या होती है उस पर हम लोग थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। बिल्कुल जी। होम्योपैथी एक ऐसी चिकित्सा है जिसमें बहुत ही सेफ ट्रीटमेंट होता है और उसमें कोई साइड इफ़ेक्ट्स की कोई गुंजाइश होती नहीं है जी। और इस पैथी को सिम्टम्स से ट्रीट किया जाता है, ना कि डिजीज़ से। आपको क्या बीमारी का नाम क्या है उससे उसका कोई मतलब नहीं रहता है। आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या सिम्टम्स आपको हो रहे हैं, उस पर इलाज किया जाता है। तो मेडिसिन्स क्या करती हैं, मेडिसिन्स अपना आर्टिफिशियल सिम्टम्स क्रिएट करती हैं और एक नेचुरल सिम्टम जो पेशेंट बता रहा है। तो आर्टिफिशियल सिम्टम से नेचुरल डिसऑर्डर को सप्रेस किया जाता है और आर्टिफिशियल डिसऑर्डर अपने आप चला जाता है। इसलिए इसको सेफ होम्योपैथी मतलब सेफ ट्रीटमेंट कहा जाता है जी। आपका कहने का मतलब है कि कोई भी अगर बीमारी है तो उसके लक्षण के आधार पे होम्योपैथी चिकित्सा काम करती है। यानी कि अगर लक्षण है तो बीमारी है, नहीं तो बीमारी है ही नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर मुझे लगता है कि सभी दर्शकों को आज यहाँ हो गया होगा कि अगर कोई बीमारी है मतलब लक्षण आए हैं तो बीमारी है। तो इसका मतलब है कि जो हमारी होम्योपैथिक चिकित्सा है सीधे लक्षणों पे काम करती है और जैसे ही लक्षणों को वो ठीक करने लगती है, हमारी बीमारी भी वहाँ से ठीक होने लगती है। तो आइए अब हम जानते हैं कि एसिडिटी को कैसे होम्योपैथिक सही तरीके से इलाज देती है। तो मैं एसिडिटी के बारे में सबसे पहले जानना चाहूँगी, फिर हम बात करेंगे सर कि किस तरीके से होम्योपैथी उसमें कारगर है। ठीक। एसिडिटी उसमें लिखा ही हुआ एसिड शब्द भी शामिल है। तो उसमें एसिडिटी में एसिड का ज़्यादा बनना, इस चीज़ को अपन हाइपर एसिडिटी कहते हैं और नॉर्मल भाषा में सब लोग इसको एसिडिटी कहते हैं। और जनसाधारण में क्या है कि एसिडिटी को बहुत सीरियसली लेते नहीं। जैसे कोई बीमारी, गंभीर बीमारी से आया पेशेंट, उसके सारे इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर ने लिखे, उसके बाद वो रिपोर्ट्स के लिए बड़ा आगंतुक रहता है कि भैया डॉक्टर साहब मेरी रिपोर्ट क्या आई। तो अपन बताते हैं उसको रिपोर्ट तो तुम्हारी सब नॉर्मल आई है जी। तो बड़ा खुश हो जाता है। तो फिर उसको अपन बताते हैं कि आपको एसिडिटी है बस, बाकी और कोई प्रॉब्लम। तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है कि एसिडिटी सुन के वो इतना नॉर्मल वे में उसको ट्रीट करता है कि अच्छा डॉक्टर साहब चलो अच्छा हुआ, एसिडिटी है ना बस। मैंने बोला नहीं, एसिडिटी है तो सबसे गंभीर बीमारी आपकी एसिडिटी है। इसमें एसिड का ज़्यादा बनना, इसी को अपन हाइपर एसिडिक। एसिड का अपने नॉर्मल डाइजेस्टिव प्रोसीजर में एक काम रहता है तो वो नॉर्मली प्रोड्यूस होती है। वो जब ज़्यादा बनने लगती है तो वो अपने शरीर में और डाइजेशन में बहुत सारे सिम्टम्स में प्रॉब्लम क्रिएट करने लगती है और इसी को अपन हाइपर एसिडिटी कहते हैं। अच्छा सर, आपने जब हम लोग बातचीत कर रहे थे उस दौरान आपने बोला कि पेशेंट आता है आपके पास में और एसिडिटी सुन के वो खुश हो जाता है कहीं ना कहीं। तो आप इतने विगत वर्षों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपने पहले और अभी जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लोगों की दिनचर्या बहुत बदल गई है, तो क्या केसेस एसिडिटी के बहुत बड़े हैं अभी ओपीडीज में? बिल्कुल। एसिडिटी तो आजकल मतलब यूँ समझ लीजिए कि 95% पेशेंट्स जो भी आता है, किसी भी सिम्टम से आता है, वो किसी न किसी कॉर्नर पे एसिडिटी से कनेक्टेड ही रहता है और उसकी वो बीमारी भी उस एसिडिटी से कनेक्टेड ही रहती है। तो हम साथ में मतलब यूँ कह लीजिए वो पेशेंट को नहीं बताते हैं हम कि ये एसिडिटी की दवाई है, हम एसिडिटी की दवाई इसमें शामिल करके ही उसका ट्रीटमेंट करते हैं जी। ऐसा रहता है। आपने बोला कि हाइपर एसिडिटी के कारण कई सारी समस्याएं और भी हो सकती हैं, क्योंकि आपका कहना है कि पेशेंट खुश हो जाता है। तो यहाँ पर दर्शकों को जानना ये भी बहुत ज़रूरी है कि अगर एसिडिटी सामने आ रही है या आप खुद से भी डायग्नोज कई बार कर लेते हैं कि हमको एसिडिटी हो गई है, तो हम खुश ना हों, क्योंकि उससे कई सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम उन कॉम्प्लिकेशंस पे नज़र डालते हैं कि अगर एसिडिटी सही समय पे कंट्रोल नहीं की जाए तो क्या उसके कॉम्प्लिकेशंस और सामने आएंगे। एसिडिटी के लिए सबसे पहले
अगर अपने उसको सीरियसली नहीं लिया जी। तो सबसे पहले तो जो प्राइमरी सिम्टम्स होते हैं, पेट में जलन, गैसेस बहुत बनना, खट्टी डकार आना, नींद में डिस्टर्बेंस आना, ये तो कॉमन सिम्टम्स है जो नॉर्मल सभी व्यक्तियों को मालूम रहता है कि डॉक्टर साहब मेरे को एसिडिटी हो रही है। इससे परे और गंभीर बीमारियां सबसे पहले जैसे अल्सर हो गया, हर्निया हो गया, आपका ब्लड प्रेशर हो गया, इवन कार्डियक अरेस्ट। आजकल आप 17 साल 18 साल की उम्र के बच्चों में, 20 साल की उम्र के बच्चों में कार्डियक अरेस्ट सिम्टम्स सुन रहे होंगे। उसका मुख्य कारण ही एसिडिटी है। उसका मुख्य अभी इस एज में पुरानी जो अपनी किताबें हैं उसमें तो पहले ये लिखा होता था कि भाई ये प्रॉब्लम जो कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक जिसे अपन कहते हैं नॉर्मल भाषा में, वो 45 के बाद ज़्यादा पाया जाता है। इस एज में कम। अब तो ये 17-18 कोई उम्र है क्या? तो इस उम्र में भी अभी कार्डियक अरेस्ट पाए जाने लगे हैं बहुत ज़्यादा, जबकि और 45 प्लस वालों में कम हो गया है। इस एज में जो न्यू जनरेशन और यंग एज वाले बच्चे हैं इनमें ज़्यादा पाया जा रहा है। बिल्कुल। तो दर्शकों सावधान हो जाइए। डॉक्टर सुनील सर भी यही बता रहे हैं कि अगर हम एसिडिटी का सही उपचार नहीं करते हैं, उसे नज़रअंदाज करते हैं, तो ब्लड प्रेशर जैसी समस्या या फिर कार्डियक अरेस्ट या हर्निया जैसी समस्या का भी सामना आपको करना पड़ सकता है। इसी के साथ में सर मैं ये भी जानना चाहूँगी कि एसिडिटी होती क्यों है। एक तो हो गया कि ज़्यादा हमने फूड इनटेक कर लिया, या फिर हमने देर रात में अपना इनटेक किया है, या फिर हमने प्रॉपरली लिया ही नहीं है, यानी कि गैप होना भी है, तो वो भी एसिडिटी होती है। तो हम कैसे अपने मील्स को, अपने खान पान को अपने डाइट में शामिल करें कि हम हाइपर एसिडिटी से बच सकें? देखिए, उसमें ऐसा एसिडिटी, अब आपको मालूम हो गया कि मुझे एसिडिटी प्रारंभ हो गई, तो सबसे पहले अपनी दिनचर्या को एक बार रिकॉल कर लीजिए कि हम सही समय पे भोजन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट टाइमिंग, मील्स के टाइमिंग ही इम्पोर्टेंट है। और स्किप करना, खाने को स्किप करना भी सबसे बड़ा सिम्टम। कुछ लोग अपनी ड्यूटी, अपने वर्किंग आवर्स के हिसाब से उसको शेड्यूल कर लेते हैं कि यार काम पहले करेंगे, बाद में अपन खाना खा लेंगे। ऐसा कभी नहीं करना है। तो आपके सबसे इम्पॉर्टेंट टाइमिंग्स, और स्किप नहीं होना है मील्स। प्लस अब आपको एसिडिटी हो गई है तो स्पाइसी फूड हो गया, फास्ट फूड हो गया, जंक फूड हो गया, सिट्रस, सारे पूरी रेंज आपको पूरी तरह से बंद करना चाहिए। इन सब चीज़ों को, मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, एक्सरसाइजेस करना चाहिए, टाइम पे सोना चाहिए। खाना खाने के बाद तुरंत आपको लेटना नहीं चाहिए। कम से कम 2 घंटे आप खाना खाने के बाद का गैप रखिए, उसके बाद रात का अपने को बेड पे जाना चाहिए। सर थोड़ा सा महिलाओं के संक्षेप में मैं बात करना चाहती हूँ कि कई बार देखा गया है कि फास्टिंग बहुत रखती हैं महिलाएं। और कई बार रेगुलर फास्टिंग हो जाते हैं। डे बाय डे हम फास्टिंग रखते हैं, ड्यूरेशन बहुत लंबा हो जाता है। तो क्या वो भी एक कारण हो सकता है कि एसिडिटी भविष्य में हो जाए उनको? बिल्कुल बिल्कुल। अगर बहुत ज़्यादा फास्टिंग करती हैं, क्योंकि आजकल अपन जो फूड खा रहे हैं, जो भी वेजिटेबल्स हो गया, अनाज हो गया, या जो भी अपन खाने पीने, सभी वो केमिकली ट्रीटेड फूड अपन खा रहे हैं, तो एसिडिटी की मैक्सिमम संभावना रहती है। तो अपन ये फास्ट को ज़्यादा करके उसको ऊपर एसिडिटी लाने का पूरा अवसर अपन उसको प्रदान कर रहे हैं। तो ये फास्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और आपको मालूम हो गया है कि आप एसिडिटी आपको होने लगी, तो मेरे ख्याल से फास्ट आपको रखना ही नहीं चाहिए। फास्ट के आपका खाने का एक टाइम का मील भी स्किप नहीं होना चाहिए, फिर तो फास्ट के दूर की बात है। फास्ट तो रखना ही नहीं चाहिए अगर आपको एसिडिटी है तो। लेकिन फास्ट उसका एक कारण भी, आप बहुत ज़्यादा ओवर फास्टिंग कर रहे हैं तो आपको एसिडिटी चपेट में ले लेगी। और एक दिन का फास्ट है, अपन महीने में 1 रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं, दैट इज़ गुड। वो तो मेडिकल साइंस भी कह रही थी कि 1 दिन आप अपना फास्ट आपको रखना चाहिए, वो अच्छा होता है डिटॉक्स करने के लिए। लेकिन अब आप फास्ट मतलब लगातार, आप जैसे अपने हिंदुओं में 9 दुर्गे होते हैं, तो 9 दिन के लगातार फास्ट होते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम है तो नहीं रखना चाहिए। एसिडिटी में ग्रसित है तो बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। और आपको एसिडिटी से आप दूर हैं तो बिल्कुल फास्ट रखिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हम आपको भी ये चीज़ बताना चाहते हैं, सचेत करना चाहते हैं कि अगर आपको एसिडिटी की समस्या है तो लॉन्ग टर्म फास्टिंग का मतलब हो जाता है कि आपने बहुत समय तक आपने खाना नहीं खाया है, यानी कि आपके एसिड को ज़रूरत वहाँ पे रिलीज़ हो रहा है और उसको खाने की ज़रूरत है, आप नहीं दे रहे हो। तो अल्टीमेटली अल्सर्स के फॉर्मेशन में आपको परेशानी आ सकती है। तो कतई ऐसी गलतियाँ ना करें। और हमारे कार्यक्रम आयुष का मकसद भी यही है कि हम जन तक ऐसी मैसेज पहुंचाते रहें जो उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और इसी के साथ में सर मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि जैसे हमको पता चल गया कि हमको एसिडिटी की समस्या है, होम्योपैथिक दवाइयाँ कब से शुरुआत कर देना चाहिए?
होम्योपैथी तो फर्स्ट जैसे उसको फर्स्ट सिम्टम जैसे गैस का बनना बहुत ज़्यादा होता है, बस यही उसका सबसे पहला सिम्टम है। एसिड ज़्यादा रिलीज होता है, उसके बाद वो फ्यूम्स धुआं छोड़ता है अंदर, नॉर्मल भाषा में कह रहा हूँ मैं, तो उससे गैसेस बनती हैं, वही आपको डकार रूप में आती है। बस वहीं से आपको फर्स्ट डे से अगर आप दवाई लेते हैं तो बहुत, और दिनचर्या प्लस दिनचर्या एंड दवाई दोनों साथ में चलेंगी तो ही आपका काम बन पाएगा। जी, आपके कहने का मतलब है कि जिस दिन हमें समझ में आ जाए कि एसिडिटी की समस्या हमारे शरीर में आ गई है, तो उसी दिन से हम होम्योपैथी का इलाज कर सकते हैं। एक आमतौर पे लोग गलती करते हैं सर, कि जैसे ही उनको लगता है कि एसिडिटी हो रही है, वो मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, मेडिकेशंस ले लेते हैं और अपने हिसाब से डोज निर्धारित कर लेते हैं। एक दिन लिया, ठीक हो गया, छोड़ दिया, फिर दूसरे दिन हुआ, तो ये हम अपने ही शरीर के साथ कितना खिलवाड़ कर रहे हैं ऐसे करके। हाँ, ये तो सबसे ज़्यादा ही नुकसानदायक है कि आप मेडिकल स्टोर पे जाके दवाई लेते हैं, आप ठीक हो जाते हैं तो आप सोचते हैं कि वो ठीक हो गया है, जो ठीक नहीं हुआ है, आपने थोड़ा सा उसको दबा दिया है हल्का सा, तो एसिडिटी का क्रम जारी है अंदर, वो अब कम बनने लगा है, क्योंकि आपने एंटासिड कुछ ले लिया है, तो आप वो प्रॉपरली नहीं लेंगे जितना टाइम पीरियड आपको लेना चाहिए। जब तक डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं, भाई ट्रीटमेंट देते हैं वो 10 डेज़ का, आपने 5 दिन में ठीक हो गए, उसके बाद आपने दवाई बंद कर दी, तो उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, और आप इस तरह से मेडिकल स्टोर पे जाके दवाई लेते हैं तो वो भी उसका समाधान नहीं है, वो और ज़्यादा खतरनाक है। अपन इस गलत फहमी में रहते हैं कि अब मेरे को एसिडिटी हो नहीं रहा है, तो कुछ पेशेंट्स को 5 दिन की दवाई उन्होंने मेडिकल स्टोर पे ले ली तो महीने भर तक वो बढ़िया भी रहते हैं, तो सोचते हैं कि अब ठीक हो गया, लेकिन ठीक नहीं हुआ होता है। तो एसिडिटी का वो सिक्रीशन जारी रहता है, वो जैसे स्लो पॉइजन, या उसका दूसरा नाम अपन कह सकते हैं दीमक। दीमक घर में लगना और आपने को एसिडिटी होना, दोनों एक ही बात है। आपकी इम्यूनिटी को धीरे धीरे वो डिस्ट्रॉय करता है, और एसिडिटी को पेशेंट, आम जनता उसको सीरियसली लेती नहीं है। तो ये जो स्लो पॉइजन है, दीमक है, यही पूरी अपनी बॉडी को ख़राब करके फिर दूसरी बीमारियां आपको इजीली चपेट में ले लेती हैं, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी साथ में जा रही है। अच्छा सर, एक आम तौर पे आप अपनी ओपीडी में भी देखते होंगे ये केसेस कि एसिडिटी और कार्डियक अरेस्ट, है ना, तो इनके जो लक्षण हैं आमतौर पे बहुत सिमिलर होते हैं। तो कई बार मरीज बहुत घबरा जाते हैं, डर जाते हैं और जाके कई सारी जांचें करवा लेते हैं, उनको लगता है कि मेरे हार्ट में कोई इशू आ गया। तो उसके लिए आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे और कैसे आप मैसेज ये देना चाहेंगे तमाम दर्शकों को कि पैनिक ना हो, वो समझें पहले कि एसिडिटी है ना कि कार्डियक अरेस्ट है? हाँ, तो एसिडिटी के सिम्टम और कार्डियक अरेस्ट के सिम्टम्स, एक तो एज ग्रुप थोड़ा सा देख के समझ में आता है, फिर सिम्टम्स फिजिकली उसको क्या क्या हो रहे हैं, तो आपको ब्लड प्रेशर वगैरह और ईसीजी वगैरह इमीडिएटली करके देखना चाहिए। तो कभी कभी एसिडिटी समझ के अपन उसको ऐसे रिलीज़ करते हैं कि तुमको कार्डियक अरेस्ट कुछ नहीं आ रहा है, तुम ये सिर्फ एसिडिटी के सिम्टम्स हैं, एसिडिटी की दवाई खाओ और इससे बढ़िया हो जाओगे। तो उसमें खास एक सिम्टम होता है चेस्ट पेन। चेस्ट पेन आपको किस लोकेशन पे हो रहा है, राइट साइड में हो रहा है, लेफ्ट साइड में हो रहा है, हाथ में दर्द हो रहा है, पसीना आ रहा है, घबराहट हो रहा है, ये वाले सिम्टम्स साथ में हैं, तो आपको समझना चाहिए कि कार्डियक अरेस्ट का सिम्टम्स हैं। तो इसको सीरियसली लेके अपने को कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाके सारे इन्वेस्टिगेशन, वो प्रॉपरली जो इमीडिएटली मेडिकेशन करना होता है, जो भी सारे इंजेक्टेबल होते हैं और एकदम देना पड़ते हैं, वो लेना चाहिए। बिल्कुल, आपका कहने का मतलब है कि स्वयं के डॉक्टर ना बने। हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले अपने चिकित्सक के पास जाएं और उनको डिसाइड करने दीजिए कि आपकी क्या समस्या है, वो आपके लक्षण के आधार पे आपकी समस्या का डायग्नोज करेंगे और तभी आप उसका इलाज लें। यहाँ पे एक और मैं बड़ी खास बात है कि प्रेगनेंसी को अगर मैं लेना चाहती हूँ कि प्रेगनेंसी में आम तौर पे सभी को 100% एसिडिटी की कंप्लेन रहती है। प्रेगनेंसी में एक ये भी मिथ है कि हमको मेडिकेशन नहीं लेना है, तो ऐसे में महिलाओं के लिए एक बड़ी समस्या सामने आती है कि एसिडिटी भी है, मेडिसिन भी नहीं लेना है। पर मैं अगर होम्योपैथिक की बात करती हूँ तो वो कब से होम्योपैथिक का इलाज ले सकती है एसिडिटी में? प्रेगनेंसी में एक तो होम्योपैथी बहुत सेफ़ मेडिसिन है, बायोकेमिक सॉल्ट्स वगैरह होते हैं, तो वो आप प्रेगनेंसी में इजीली कंज्यूम कर सकते हैं, उसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। और फर्स्ट मंथ टू थर्ड मंथ के बीच में ये प्रोसीजर चालू हो जाती है, माइल्ड एसिडिटी स्टार्ट हो जाती है। वो देखो हार्मोनल प्रोसीजर है पूरा, वो एक प्रोग्राम पूरी 9 मंथ की प्रेगनेंसी, उसमें ये 80 to 90% वुमेंस को ये सिम्टम्स रहते हैं। तो वो जो नौशिया, वोमिटिंग और ये सब एसिडिटी के रिफ्लेक्शंस होते हैं वो, तो उसके लिए बहुत ही सेफ़ मेडिसिन होम्योपैथिक में होती हैं और वो लेना चाहिए। तो एक मेडिसिन आती भी है बायोकॉम्बिनेशन नंबर 26, वो इजी बर्थ के लिए ही होती है, वो थ्रू आउट पूरी प्रेगनेंसी में आप लेते हैं तो वो एसिडिटी को भी कवर करता है। तो वो मेडिसिन आपको लेना चाहिए थ्रू आउट 9 मंथ्स पूरे। द प्रेगनेंसी जैसे आपकी कंफर्म होती है, यू स्टार्ट इट।
लेकिन सर एक ये भी एक डर रहता है कि वो बच्चे को कोई हार्म तो नहीं करेगा लॉन्ग टर्म में, तो क्या ये सेफ़ है बच्चे के लिए बिल्कुल भी? सेफ है, कोई बच्चे को ना मदर को दोनों को लिए बिल्कुल सेफ मेडिसिन है, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, एकदम बहुत जेन्युइन हो। तो पब्लिक में भी बहुत मालूम है उस बायो कॉम्बिनेशन का। उसके अलावा कोई ऐसे एटिपिकल सिम्टम्स होते हैं तो उसके लिए डॉक्टर हैं ही। बिल्कुल। तो यहाँ पे दर्शकों, अगर गर्भवती महिलाओं को ये समस्या होती है एसिडिटी की खास तौर पे, तो वो सीधे अपने होम्योपैथिक विशेषज्ञ से मिल सकती हैं, उनसे दवाइयाँ ले सकती हैं और जो समस्याएं उनको 9 महीने में आती हैं उससे वो निजात भी पा सकती हैं। और इसी के साथ में सर बच्चों के लिए हम बात कर लेते हैं। आजकल छोटे छोटे बच्चे भी हैं, वो कई बार कंप्लेन करते हैं कि पेट दर्द हो रहा है। तो कई बार हम समझते नहीं है, कई बार हमें लगता है कि एसिडिटी है, कई बार लगता है कि शायद बहाने कर रहे हैं। तो हम कैसे समझें कि बच्चे को एसिडिटी है, और बच्चे को है तो मदर क्या करे? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया। पहले क्या है कि बच्चों में एसिडिटी को अपन नेगलेक्ट करके ही चलते थे। आज इस दौरान अभी बच्चों में भी हाइपर एसिडिटी के सिम्टम्स, बहुत क्लियर सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं। उसके लिए भी होम्योपैथिक में बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं। उसका कारण फिर ये है कि बचपन से ही बच्चों को फास्ट फूड खाना सिखा दिया। रोज़ जा रहे हैं, आउटिंग पे जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ जंक फूड, फास्ट फूड खिला रहे हैं और फिर बच्चा उसका हैबिचुअल हो गया। फिर वो जिद करके घर पे भी मंगवाने लगते हैं। अब ऑनलाइन सुविधा भी हो गई तो ऑनलाइन से घर पे खाना आ जाता है, वो खाते हैं। इसलिए अब इस कच्ची उम्र से भी मतलब बच्चों को भी एसिडिटी होने लगी और उसके लिए भी मेडिसिन हैं, वो लेना चाहिए। लेकिन वो बहुत सीरियस मैटर है। बच्चों को अभी से ही अगर एसिडिटी हो रही है तो उसको पूरा तो जीवन पड़ा हुआ है, तो कैसे क्या होगा। तो पेरेंट्स को समझना चाहिए। पेरेंट्स इंट्रोड्यूस कराते हैं कि ये खाना ये है, ये मोमोस है, ये है, तो वही बच्चे के दिमाग में तभी आएगा जब पेरेंट्स उसको इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो उससे बचना चाहिए। रात में जगने का ट्रेंड आजकल बहुत बढ़ गया है। लेट नाइट तक हम लोग ज़्यादातर जागते हैं, तो क्या ये भी एक कारण बनता है हमारे एसिडिटी के लिए हमारे शरीर में? बिल्कुल, ये तो है ही। आपके टाइमिंग्स मैंने बताया ना, आपकी दिनचर्या में ये भी शामिल है। आपको टाइम से सोना है, टाइम से उठना, आपका वर्क पैटर्न जो भी हो आप उसको इस तरह से शेड्यूल करिए। भाई बाय द लेट मतलब 11 बजे के बाद आपको जगना ही नहीं चाहिए और सुबह अर्ली मॉर्निंग आप जल्दी उठिए, 5 बजे उठिए। तो 5 to 7 आवर्स आपको टोटल नींद चाहिए ही चाहिए एडल्ट्स को। एक तो इतनी नींद नहीं लेते हैं आप तो, और उसके साथ वो दिन भर के वर्क टेंशन और उसको भी लेके साथ में सोता है, तो एसिडिटी का जन्म होना पक्का तय है। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे लगता है कि सर ये मैसेज मैं तमाम यूथ को देना चाहती हूँ। जो युवा वर्ग है हमारा, वो इस चीज़ को भूल गया है कि हमारी जो साइकिल है, बायो साइकिल है, वो क्या है। और इसके लिए मैं बार बार कार्यक्रम आयुष से आप लोगों को बताती हूँ, क्योंकि हमारा मकसद भी यही है कि जन जन जो है वो स्वस्थ रहे। तो आप लोगों को अपनी दिनचर्या पे विशेषकर ध्यान रखना चाहिए। जो समय है सुबह उठने का वो निर्धारित करें और रात में भी सही समय पर सोएं। सोने से पहले भी हमको अपने खान पान का ध्यान रखना चाहिए। बहुत ही गरिष्ठ खाना ना खाएं और खाते से ही तुरंत ना सो जाएं। अगर हम इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो मुझे लगता है कि भविष्य में जो हमारी युवा पीढ़ी है वो निश्चित तौर पे स्वस्थ रहेगी। और इसके लिए सर एक और मेरा सवाल है, क्योंकि ये मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट था। जब हम लोग बात करते हैं कि रात में हम लोग खाना खाते हैं और डायरेक्टली हम लोग सो जाते हैं, तो ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि हम लोग को सोना रहता है। तो कोई ऐसी कोई डाइट में चीज़ है जो आप शामिल करना चाहेंगे, या आपको लगता है कि अभी प्रॉब्लम नहीं हुई है तो भी हम होम्योपैथिक की कोई ऐसी दवाई है जो हम रेगुलर बेसिस पे ले सकते हैं ताकि भविष्य में कोई दिक्कत ना आए? नहीं, उसमें मैं आपको दवाई रिकमेंड नहीं करूँगा। उसमें दवाई की ज़रूरत नहीं है। आपको खाने को ही बहुत, आपको 5 रोटी की भूख है तो रात के डिनर में आप 3 रोटी ही खाइए जी। सुबह आप फुल मील लीजिए ब्रेकफास्ट में, लंच में भी फुल मील लीजिए, और यहाँ पे आप 25 to 30% मील आप कम कर दीजिए। लाइट फूड लीजिए, बिल्कुल जितना लाइटेस्ट फूड होगा उतना अच्छा रहेगा। डिनर हमेशा लोग बाग, कुछ तो फैमिलीज़ में डिनर में ही सबसे ज़्यादा वो लोग खाते हैं और पेट भर के बिल्कुल बढ़िया, और उसके बाद सीधे सोना। तो इससे बचा जा सकता है। अच्छा। रात के डिनर को अपन शॉर्टकट करें। अच्छा सर, और जब हम लोगों से बातचीत करते हैं तो वो कई बार ये भी बोलते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, हमारा शरीर एकदम स्वस्थ है, कोई बीमारी नहीं है, बस एसिडिटी है। तो वो बस एसिडिटी कितनी खतरनाक हो सकती है, वो भी मैं चाहूँगी कि आप हमारे तमाम दर्शकों को बताइए। वो जो बस एसिडिटी है वही सबसे घातक है। इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए एसिडिटी को, यही मेरे को बताना है। इससे जो 2-3-4 बीमारियां जो होने वाली हैं बिल्कुल पक्का जो तय है, जो सीरियसली नहीं लेते हैं उनके लिए, एक तो अल्सर हो गया, दूसरा हर्निया हो गया, तीसरा ब्लड प्रेशर हो गया, फिर कार्डियक अरेस्ट हो गया। ये 4 मेन डिसऑर्डर तो हैं ही। अब इसके बाद वो साथ में इम्यूनिटी भी लेके डूबता है।
तो आपको जो ट्रांसमिटिंग डिसऑर्डर्स हैं, जो बीमारियां होती हैं, वो आपको जल्दी कैच करेंगी, तो आपको और बीमारियां भी साथ में गिफ्ट में मिलेंगी एसिडिटी के साथ। तो इसको बहुत ध्यान, एसिडिटी को बहुत सीरियसली लेना चाहिए, यही मेरा कहना है। जी, अगर कोई भी हम मेडिसिन किसी व्यक्ति की चल रही है तो उसके साथ में एसिडिटी की होम्योपैथी दवाई ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। इसके कॉम्बिनेशन में कोई दिक्कत हाँ नहीं बिल्कुल है? ले सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा कोई कॉम्बिनेशन जो आप बताना चाहें हमारे तमाम दर्शकों को? एक अल्फ़ा एसिड करके एक पेटेंट दवाई है, बहुत ही अच्छी शॉबे कंपनी की दवाई है, अल्फ़ा एसिड करके टैबलेट फॉर्म में है। उसको रोज़ सुबह 2 टैबलेट अगर जैसे स्टार्टिंग फेज में आप हैं तो उसी से कवर हो जाए, उसके लिए आपको कोई स्पेशल कंसल्टेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्फ़ा एसिड करके आती है टैबलेट फॉर्म में, उसकी 2-2 टैबलेट सुबह खाली पेट रोज़ लेंगे तो आप मेंटेन रहेंगे। लेकिन दिनचर्या वहाँ पे भी कंडीशन ये एक इम्पॉर्टेंट है, आपने दिनचर्या वही रखी जो चल रही है तो फिर कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल, कंक्लूजन हमारा यही है कि हमें अपने लक्षणों पे ध्यान रखना है और हमारी दिनचर्या पे ध्यान रखना है। सर, एक और मेरा सवाल है आपसे कि आम तौर पे जो लोग एसिडिटी की दवाइयाँ या इलाज लेते हैं वो गलतियाँ कहाँ करते हैं? गलतियाँ ओवरडोसिंग, जैसे अब एंटासिड मोस्टली जो है एलोपैथिक में तो खाली पेट दी जाती है, होम्योपैथिक में तीनों टाइम मील्स के पहले दी जाती है, तो वो उनको एक्चुअली मील्स के पहले लेना चाहिए, 10 मिनट 15 मिनट पहले। उनको जब मन में आए तब दवाई खा रहे हैं तो फिर दवाई भी अपना आउटपुट नहीं देगी आपको जी। ऐसा। तो उसके प्रॉपर सिम्टम्स के हिसाब से और प्रॉपर टाइमिंग्स है मेडिसिन के, उस हिसाब से आप दवाई लेंगे तो प्रॉपर रिजल्ट आएगा। बिल्कुल बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल। सर, तमाम दर्शक, आप क्योंकि हम लोग चर्चा इतने अच्छे सब्जेक्ट पे कर रहे हैं तो मैं चाहती हूँ कि जो तमाम दर्शक हमको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हालांकि हमारा कार्यक्रम आयुष लगातार ऐसी इन्फॉर्मेशन देता रहता है हमारे दर्शकों को, तो आज यहाँ पर आप समय निकाल कर आए हैं, तो आप ऐसा मैसेज जो आप चाहते हैं कि जन जन तक पहुँचना चाहिए वो आप कार्यक्रम आयुष के माध्यम से क्या देना चाहेंगे? क्योंकि आज का विषय तो एसिडिटी है, तो मैं फिर से यही कहूँगा कि आप लोग की दिनचर्या, आपकी ड्यूटी, वर्किंग आवर्स, स्कूल्स, जो भी टाइमिंग्स हो, बचपन से ही उनको ये सिखाइए कि टाइमिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। उस टाइमिंग को मेंटेन करके चलेंगे। अब आजकल का पढ़ाई का पैटर्न भी बदल गया है, बच्चा स्कूल भी जा रहा है, उसके बाद कोचिंग भी जा रहा है, तो वो सुबह से लेके रात तक जो है पूरी पढ़ाई में डूबा रहता है। तो वो पैटर्न भी आजकल मालूम नहीं, डॉक्टर लोग तो पहले से भी बना करते थे, इंजीनियर्स पहले भी हुआ करते थे, आज ही कौन सी पढ़ाई का नया पैटर्न आ गया है कि सुबह से रात तक बच्चा फुल बुक है, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, और हाई फीस देके वो कोचिंग क्लासेस में जा रहा है। जो बच्चा पढ़ने में अच्छा है वो भी, उसकी भी एक साइकोलॉजी बन गई कि यार बाकी बच्चे लोग सब जा रहे हैं, तो पेरेंट्स भी बेचारे सोचते हैं यार अब सब बच्चे जा रहे हैं तो अपन भी भेजें। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो मेरा मेन मुद्दा तो वही है, दिनचर्या, टाइमिंग्स ऑफ आपकी दिन की पूरी दिनचर्या में सिर्फ 2 ही चीज़ें शामिल हैं, टाइमिंग ऑफ योर मील्स और बेड पे जाने के टाइमिंग और उठने के टाइमिंग। ये 2 चीज़ों को ध्यान रखें तो काफ़ी कुछ आपका बहुत बढ़िया चलेगा। बाकी टेंशन और स्ट्रेस तो ऐसा है कि सबके पास रहता है, किसी के पास कम, किसी के पास ज़्यादा, तो ज़्यादा वाला तो एसिडिटी में चपेट में आएगा ही, क्योंकि उसकी नींद उड़ेगी। बिल्कुल। तो मुझे लग रहा है कि दर्शकों, जो आज का हमारा कार्यक्रम जिस पे हमने चर्चा करी है कि एसिडिटी से होम्योपैथी का इलाज, सार्थक रही आज की चर्चा, क्योंकि जो हमने टिप्स आपको दिए हैं वो बहुत ही कारगर हैं। आप उसे अपनाइए और स्वस्थ रहिए। हमारे साथ आज चर्चा करने के लिए डॉक्टर सुनील पाडिकर हैं। सर, आप यहाँ समय निकाल कर आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दर्शकों, हम फिर मिलेंगे कार्यक्रम आयुष में। मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।